मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस क्या है कि जब दो पेरेंट जिनका ट्रेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, वो उनके बीच जब हम लोग क्रॉस कनेक्शन कराते हैं तो कोई एक नया फॉर्म का ट्रेट ही अपीयर होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, जो ट्रेट अपीयर होगा नेक्स्ट जनरेशन में उसको डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, और जो ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं होगा उसको रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो मेरा डोमिनेंट ट्रेट होता है वो रिसेसिव ट्रेट को पूरी तरह से वैल्यूलेस कर देता है, जो और ये मेंडल के फर्स्ट जनरेशन की थ्योरी है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि फादर के पास कैपिटल टी ट्रेट्स है और मदर के पास स्मॉल टी ट्रेट है। अगर इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो जो न्यू जनरेशन बनकर तैयार होगा वो कैपिटल और स्मॉल टी का ही क्रिएट होगा। दूसरे फॉर्म में समझते हैं तो ये मान लेते हैं फादर का कैपिटल टी ट्रेट्स है और ये मदर का कैपिटल टी ट्रेट्स है। अब अगर इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो पहले कैपिटल टी पहले स्मॉल टी के साथ क्रिएट करेगा, फिर सेकेंड कैपिटल टी फर्स्ट कैपिटल टी के साथ रिलेट करेगा। ठीक उसी तरह फर्स्ट कैपिटल टी सेकेंड स्मॉल टी के साथ रिलेशन करेगा और फिर सेकेंड कैपिटल टी सेकेंड स्मॉल टी के साथ रिलेट करेगा। इन सारे कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यू मेरा जनरेशन बनकर तैयार हो रहा है कैपिटल और स्मॉल टी का बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल टी जो है वो मेरा डोमिनेंट है और स्मॉल टी मेरा रिसेसिव है। इसका मतलब ये है फाइनली कि कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट था उसने रिसेसिव स्मॉल टी को पूरी तरह से अनवैल्यूज कर दिया, यानी वैल्यूलेस कर दिया। इसी कंडीशन को और इसी प्रॉपर्टीज़ को मेंडल के केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से हम लोग जानते हैं।